दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 पदार्थ। इसमें आप धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातु किसे कहते हैं, इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इनके प्रमुख गुणधर्म क्या होते हैं, इसके संबंध में आज की इस वीडियो में विस्तार से आप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि पदार्थों की दिखावट के आधार पर वो कैसे दिखते हैं और उनकी कठोरता कैसी होती है। जैसे आयरन, आयरन दिखावट में चमकदार होता है दोस्तों, और ये बहुत अधिक कठोर होता है, चमकदार होता है और बहुत अधिक कठोर होता है। कोयला दिखने में निष्प्रभ होता है, चमकदार नहीं होता है, और ये कठोर तो होता है लेकिन आयरन की तुलना में कम कठोर होता है। सल्फर इसी प्रकार गंधक जो है ये निष्प्रभ होता है और ये कम कठोर होता है। एल्यूमिनियम जो है दोस्तों ये चमकदार होता है और दिखने में या कठोरता में ये अधिक कठोर होता है, लेकिन लोहे की तुलना में और कॉपर की तुलना में कम कठोर होता है। कॉपर दिखने में भी चमकदार दिखता है। दोस्तों जो धातु हैं, जैसे धातुओं में आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये सभी धातु हैं। सल्फर और कोयला धातु के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से किया जाता है। यानी धातु और अधातुओं में केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही नहीं बल्कि रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर होता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी के संबंध में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। दोस्तों आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते या बनाते देखा होगा। दोस्तों इन वस्तुओं के पीटने पर क्या आपको इनके आकार में परिवर्तन आना प्रतीत होता है? और क्या लकड़ी से या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों लोहे का टुकड़ा जो होता है तन्य होता है, आघातवर्ध होता है। उसको पीटने पर या उसको गर्म करके किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लकड़ी के साथ ऐसा नहीं है। देखिए एक क्रियाकलाप करना है। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा और एक पेंसिल का लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े से पीटिए, लेकिन ध्यान रहे इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें। देखिए जब लोहे के हथौड़े से आप कील को पीटते हैं तो एल्यूमिनियम के तार पे भी इसी तरह से ज़ोर से चोट करिए, और इसी तरह का कोयले पर भी और पेंसिल के लेड पर भी। लोहे की कील का आकार परिवर्तित हो जाता है, कोयले का टुकड़ा टूटकर बिखर जाता है। एल्यूमिनियम का तार जो है लोहे की तुलना में कम पीटने पर ही चपटा हो जाता है, और पेंसिल का लीड तो ये पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। तो इस प्रयोग के आधार पर आप देख सकते हैं कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार पीटने पर उनका आकार बदलता है, और उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें सीट में भी या चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम के पन्नी, पडिका अथवा खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसका प्रयोग करते होंगे। दोस्तों धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित कर दिया जाता है उन्हें आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता यानी पीट कर उनको बढ़ा देना या किसी दूसरे आकार में परिवर्तित कर देना, ये आघातवर्धनीयता कहलाता है, और सभी धातुओं में ये गुण पाया जाता है। दोस्तों कोयले और पेंसिल के लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इस कारण इन्हें धातु नहीं कहा जा सकता। एक प्रश्न और देखते हैं कि क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से या जलने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो जो लकड़ी का हत्था होता है वो धातु का नहीं होता है, अधातु होता है, जिसके कारण उसमें जो ऊष्मा का संचरण है वो संभव नहीं हो पाता है और आप जलने से बच जाते हैं।
चाहे लकड़ी हो या प्लास्टिक, उसके द्वारा ऊष्मा के चालन जो होता है नहीं होता है, जिसके कारण उसका हत्था गर्म नहीं होने पाता है। एक क्रियाकलाप यहाँ पर देखना है आपको कि याद कीजिए, जब किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है तो आप परीक्षण करने के लिए एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, एक बैटरी को विद्युत बल्ब और तार की सहायता से जोड़ते हैं, तब एक विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं के साथ जब आप यह क्रियाकलाप दिखाएंगे तो इस पदार्थ के आधार पर आप सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कर पाएंगे। लोहे की छड़ या कील रहेगा तो ये सुचालक है, विद्युत का प्रवाह होता है, गंधक से नहीं होता है, कोयले से नहीं होता है, और तांबे की तार से विद्युत का प्रवाह होता है, यानी ये सुचालक की श्रेणी में आता है। लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग आप कहाँ देखते हैं? तो विद्युत परिपथों में या बड़े बड़े तार में या घरों में प्रयोग होने वाले जो वायर होते हैं उनमें एल्यूमिनियम और तांबे के तार का उपयोग होता है, लेकिन कोयले का तार आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि कोयला धातु नहीं है और उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहा जाता है। तो आपने धातुओं के दो गुण पढ़ लिए। पहला है आघात वर्धनीयता, यानी पीट कर उन्हें बढ़ाया जा सकता है या फिर उन्हें अन्य आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा गुण धातुओं का है तन्यता, यानी उन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों उत्पन्न ध्वनि, जो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें भी अंतर होता है। मंदिर में आपने कभी लकड़ी की घंटियाँ नहीं देखी हैं, धातु की ही घंटी होती है। धातुओं से या धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह पर टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि या रिंगिंग की ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान आकार वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी का और दूसरा धातु से। दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? दोस्तों धातु जो है वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। तो देखिए, आपने जो धातुओं के गुण पढ़ा है उसमें कौन कौन से गुण आपको समझ में आए? पहला ये है कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं। इसके अलावा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों में जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन्हें धातु या मेटल कहते हैं। तो आप समझ गए धातु किसे कहते हैं। धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। धातुओं के उदाहरण में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। इसके अलावा या इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं और दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। ये ध्वनिक नहीं हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। तो इन पदार्थों को अधातु कहा जाता है। अधातुओं के उदाहरणों में सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि हैं। एक फैक्ट देखिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, यानी ये अत्यधिक कठोर नहीं होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी या पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये अपवाद के रूप में जो है विज्ञान में अध्ययन किए जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम धातु हैं, लेकिन ये नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा पारा एक धातु है, लेकिन ये कमरे के साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने पढ़ा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब आइए देखते हैं रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या करते हैं धातु और अधातु, इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों जंग बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है, आप जानते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम के रिबन में वायु में दहन का क्रियाकलाप भी आपने किया है और दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन को जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो होती है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है।
एक क्रियाकलाप देखना है, आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो जंग होता है, उसको प्रकृति को जांच करने के लिए 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और बहुत थोड़े से जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है, यानी नीचे जम जाता है। इसको अच्छी तरह हिलाइए और विलयन का जो परीक्षण है लाल और नीले लिटमस पेपर से करिए। तो आपको ये पता चलेगा कि जंग की प्रकृति कैसी होती है, यानी जंग की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, कॉपर में भी जंग लगता है और ये जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में ये हमारे सामने आता है। देखिए, यहाँ पर है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। इसे कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH का ट्वाइस ये होता है दोस्तों, क्यों कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण प्राप्त होता है और इससे जो कॉपर होता है इसकी सतह पर कुछ हरे हरे धब्बे जैसे जम जाते हैं, उसकी चमक गायब हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मैग्नीशियम का जो रिबन है, जब उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो प्राप्त राख जो है उसको जल में घोलकर उसकी अम्लीय प्रकृति जानने के लिए आप परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है मैग्नीशियम का परीक्षण करने के दौरान, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्षारीय होती है और सामान्यतः जो ऑक्साइड होते हैं धातुओं के, यानी फेरिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब अधातुओं की जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर देखिए, अधातुओं के ऑक्सीजन से परीक्षण के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो पदार्थ हैं सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलयन करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। और ये देखिए, ये अभिक्रिया है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल, तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 मिलता है। सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसलिए इसकी प्रकृति यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये दोस्तों, सल्फर की जो ऑक्सीजन और जल के साथ प्रक्रिया होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, एक अम्लीय उत्पाद निकल कर सामने आता है। दूसरा, अम्ल के साथ अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है जब धातु और अधातुओं के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम के बारे में एक विशेष फैक्ट है दोस्तों, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन या नम वायु में ये रखने पर स्वतः ही जल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से सोडियम की जल से अभिक्रिया हो रही है। सोडियम या जब सोडियम को जल पर या सोडियम पर जल डाला जाता है तो वो जल उठता है। दोस्तों, सोडियम जो है जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, लेकिन कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आयरन जल से सीधे नहीं अभिक्रिया करता है या तीव्र अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस बहुत अधिक सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए फास्फोरस को जो है भंडारित करने के लिए जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, तो दोस्तों, धातु और अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, तो एक प्रयोग करना है। देखिए, प्रयोग करके आपको ये पता लगाना है कि जो धातु हैं या अम्ल हैं वो धातु अधातुओं से संपर्क में आने पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, धातु और अधातु अम्लों से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं।
देखिए, अधातु सामान्यतः जो आपने निष्कर्ष निकाला है, अधातु जो होते हैं ये सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु जो हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है और आपने ये भी देखा होगा कि कॉपर जो होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो अधातु जो है अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन का कार्य भी इसी प्रक्रिया से किया जाता है। अम्लों से अभिक्रिया के बाद आइए जानते हैं क्षारों से क्या अभिक्रिया होती है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षार माना जाता है और जल में इसका एक विलयन बना लीजिए। इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए और जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के मुंह के निकट लाइए और ध्यान से जब आप परीक्षण देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाप की ध्वनि होती है। पहले की तरह पाप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है और जो धातु होता है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं बहुत अधिक जटिल होती हैं। इसके अलावा धातु और अधातुओं में दोस्तों विस्थापन की प्रक्रियाएं देख लेते हैं, किस तरह से विस्थापन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया करने वाले क्रियाकलाप को आपने पहले ही पढ़ लिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य प्रयोग। दोस्तों, आपने पढ़ा कि एक धातु जो होता है उसके दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन में जब आप मिलाते हैं तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के जो पेदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है और इस अभिक्रिया को इस प्रकार देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट और कॉपर का जो है अलग अलग निक्षेपण हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए कि अधातुओं से या कॉपर जिंक सल्फेट को जिंक से प्रतिस्थापित करने में सक्षम है, लेकिन जब बीकर में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है तो कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन विज्ञान मनमाना नहीं होता है, ये तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। ये जो है प्रक्रिया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है और इसे आप समझ सकते हैं कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अब आइए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या है। तो अभी तक आपने साइंस को पढ़ा, अब इसके अनुप्रयोग यानी अप्लाइड फॉर्म को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आप जान सकते हैं कि धातुओं का उपयोग अनेक प्रकार की मशीनों, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल के बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है और कुछ अधातुओं के उपयोग से भी आप परिचित होंगे। आइए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं। देखिए, अधातु जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। अधातुओं का उपयोग जल के शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है और पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के अधातु हैं। इसके अलावा आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के अन्य जो है उपयोग भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उससे नए पदार्थ बनते हैं और ये पदार्थ उन पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। जैसे कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करने पर, गर्म करके अथवा वैद्युत अपघटन के द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है तो उसे तत्व कहा जाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु जो होता है तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है और तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं।
जैसे द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इनकी संख्या नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन इसे बनाए जाने वाले इसका निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उनकी संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है, लेकिन धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया जाता है। अधिकांश जो तत्व हैं वो धातु हैं, 20 से कम अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं और उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस अध्याय में बहुत आसानी से ये समझा कि पदार्थ के अंतर्गत धातु और अधातु क्या होते हैं, इनके प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और धातु या अधातु रासायनिक परिवर्तन यानी अम्लों से अभिक्रिया, ऑक्सीजन और क्षारों से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना। आइए देखते हैं जो इस अध्याय में आपने जो क्या सीखा उसको शॉर्ट फॉर्म में। धातुओं की चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, अधातुओं में ये गुण नहीं होता है। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन अधातु अम्लों से बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितना समझ में आ रहा है? जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।